भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि 1919 से लेकर के 1947 तक का तीसरा चरण था। पहला चरण 1885 से लेकर 1905, दूसरा चरण 1905 से लेकर के 1919 तक। ये तीसरा चरण में दूसरा वीडियो है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण बहुत बड़ा था। इसमें पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा लेक्चर है इस तीसरे चरण का। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एग्जाम दृष्टि में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना हो, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पर आधारित जो एमसीक्यू है, जो प्रीवियस को ये एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनको पूछे जाने की संभावना है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं क्विज के फॉर्म में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ पे एक बेहतरीन फॉर्मेट में बेहतरीन तरीके से एक चूज करके मोस्ट एमसीक्यू और पीवाईक्यू का कलेक्शन रखा गया है। उसका लिंक आपको टेलीग्राम में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पर क्लिक करके जाके पीवाईक्यू को क्विज के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करें कि साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है। साइमन कमीशन का गठन जो है कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कर दिया गया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। जो साइमन कमीशन गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है। जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सारे सदस्य इसमें जो कि ब्रिटिश अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भारत में इसका हर जगह पे जहाँ पे भी साइमन कमीशन जाता है, सब जगह इसका विरोध होता है कि ये भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए, मतलब भारतीयों के भारत में संवैधानिक सुधार की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं है। ठीक है, इसलिए जहाँ पे जिस शहर में भी जाता है वहाँ पे साइमन गो बैक का लोग नारा लगाते हैं। ठीक करके 3 फरवरी 1927 ईस्वी को, ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। उसका गठन कब किया जाता है? गठन ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को गठन किया जाता है साइमन कमीशन का, और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचता है साइमन कमीशन। ठीक है, बम्बई पहुंचता है सबसे पहले। करके इस कमीशन के ने 27 मई 1930 ईस्वी को, मतलब साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब देखिए मोंटेग्यू घोषणा कब होता है? ठीक है, मोंटेग्यू घोषणा आपका 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होता है। इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसको भारत में संवैधानिक सुधार करना उसका लक्ष्य है। ठीक है, इसी को अपना आधार बनाकर एनी बेसेंट ने होम रूलिंग छोड़ देती है, मतलब अपना होम रूलिंग भंग कर देती है। कहती अब मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया, क्योंकि अब सरकार मान गई है संवैधानिक सुधारों के लिए। ठीक है, अब इसी के आधार पर 1919 में, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। ठीक है, संवैधानिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आता है। ठीक है, इसमें कुछ संवैधानिक सुधार किया गया, जैसे कि मान लिया राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है, और शिक्षा वगैरह के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। इसमें 1919 अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन जो है कि 8 नवंबर, ऊपर अभी देखे थे, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आता है और अपना रिपोर्ट जो कि भारत में जांच करके ये 27 मई 1930 ईस्वी को प्रस्तुत करता है। इसी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में रखा जाता है, वहाँ पर इस पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन तो जो 3 हुआ था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 1930, 1931, 1932 में होता है, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन वास्तव में एक ही सम्मेलन के 3 अलग अलग अधिवेशन होते हैं। तो पहले सम्मेलन में, मतलब इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट, इस थोड़ा एक समरी सुन लीजिए। इसी पे, मतलब जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थे उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, और इसी गोलमेज सम्मेलन का परिणत होकर के 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट समझ में आ गया। मोंटेग्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917, उसके आधार पर 1919 का अधिनियम आता है। इसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाया जाता है। इस पे चर्चा करने के बाद जो परिणति होता है, ठीक है, उसी को आधार बना करके
भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी। आइए इसमें बीच में जो कुछ घटनाएं घटती हैं उसके बारे में थोड़ा सा फिर चर्चा कर लेंगे। करके नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी को लॉर्ड बर्कनहेड उस समय भारत सचिव थे। ठीक है, वहाँ पे भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, ब्रिटिश भारत सचिव। एक्चुअल में जो वहाँ का मंत्री परिषद था, ब्रिटेन में जो मंत्री परिषद था उसका एक सदस्य होता था, मंत्री परिषद का सदस्य होता भारत सचिव। मतलब यहाँ पे जो भारत शासन था वाइस राय था। ठीक है, वाइस राय डायरेक्ट इसके प्रति कर्तव्य था। ठीक है, अगर इसके प्रति मतलब भारत सचिव के प्रति गवर्नर अगर कर्तव्य अपने आप को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, तो उसको गवर्नर जनरल कहते हैं। अगर यही पद जो भारत का वायसराय है क्राउन के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता था, तो उसको हम वायसराय कहते हैं। करके यह चुनौती दी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो कि सभी दलों को मंजूर हो। भारतीयों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है जो कि 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, और इसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, देखिए ये जो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको MCQ के फॉर्म में और PYQ के फॉर्म में हम टेलीग्राम पे इसको अपलोड करते हैं। वहाँ पे आप क्विज की तरह जा करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपकी एक तैयारी पुख्ता हो जाएगी कि आपने वीडियो से कितना चीज़ सीखा, कितना चीज़ याद किया। इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप जा करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके कर सकते हैं। वो फ्री है, कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, उसमें कितने मूल अधिकार थे, तो 19 मूल अधिकार थे। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है रावी नदी के तट पर। ठीक है, इस अधिवेशन में देखिए 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्व स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। ठीक है, इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन होता है 1927 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में होता है। उसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य था, इसी में प्रस्तुत कर देती है। ठीक है, इसी में कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव पारित करती है, मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस बात से जब नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की जाती। इसी बात को लेकर के नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों लोग गुस्सा आ जाते हैं, मतलब उस रिपोर्ट से नाखुश हो जाते हैं। जो मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट, उससे दोनों लोग नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को 1927 में पूर्ण स्वराज का घोषित कर दिया है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, तो अब हम डोमिनियन स्टेटस उनसे क्यों मांगने जा रहे हैं। भाई हमने कह दिया कि नहीं, हमको आज पूरी आज़ादी चाहिए। 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर दिए प्रस्ताव के माध्यम से कि भारत का जो अपना लक्ष्य होगा, अब राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमारा लक्ष्य होगा, अब पूर्ण स्वराज का होगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज का होगा। लेकिन जब 28 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसमें हमने डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी, न कि पूर्ण स्वराज की बात कर दी। ठीक है, इसीलिए नेहरू जी और ये सुभाष चंद्र बोस थोड़े से नाराज होते हैं नेहरू रिपोर्ट को लेकर के। आगे बढ़िए, खैर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि फरवरी 1929 ईस्वी में साबरमती। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए। साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस की एक बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर महात्मा गांधी को सौंपी गई थी। ठीक है, गांधी जी को सौंपी गई थी। अब क्या, गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से, गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से आंदोलन शुरू करने की, ठीक है, गांधी जी को सौंपा गया। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसर के समक्ष, ठीक है, वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो MCQ अगर पता नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन मैं उसमें बनाया हूँ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक पड़ा हुआ है कि गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से कितने मांगे प्रस्तुत की थी वायसराय के समक्ष। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गांधी जी जो है कि 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत करते हैं वहाँ पे। आइए
यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी 11 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं। दांडी यात्रा करके गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है, गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम दांडी से नवसारी जिला, ठीक है, दांडी कहाँ पे है, नवसारी जिला में है साबरमती आश्रम, ठीक है, नवसारी जिला में साबरमती है, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम था, ठीक है। पहले इस आश्रम का नाम, जो साबरमती आश्रम का नाम जानते हैं, इसका पहले सत्याग्रह आश्रम नाम था, ठीक है, पहले शुरू में इसका नाम सत्याग्रह था, आश्रम था, बाद में इसको नवसारी जिला के किनारे, मतलब जो नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया, तो बाद में इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया नदी के नाम पे, ठीक है। ये चीज़ें आगे आएगा तो डिस्कस कर दूंगा मैं। अब देखिए करेक्ट तक 241 मील, ठीक है, 241 मील की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक यात्रा कानून का उल्लंघन करते हैं। देश भर में यह आंदोलन शुरू हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी की यात्रा की तुलना जो है कि नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक, ठीक है, एल्बा एक द्वीप है, वहां से पेरिस तक की यात्रा तथा मुसोलियन के रोम मार्च से की, ठीक है, मुसोलियन के रोम मार्च से की। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली में वेदारण्य तक यात्रा की, जैसे कि जो तमिलनाडु में, देखिए ये भारत का मैप है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पे जो श्री राजगोपालाचारी से वो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक, गांधी जी यहाँ पे, ठीक है, गुजरात में, गांधी जी गुजरात में जो है कि दांडी से लेकर के, मतलब नवसारी जिला से लेकर के, ठीक है, दांडी, ठीक है, दांडी तक यात्रा करते हैं वो, ठीक है। इधर बेदाराड़े में देखिए, जहाँ जहाँ पे तट था वहाँ पे तो कानून का उल्लंघन किया गया, नमक कानून का उल्लंघन किया, लेकिन जहाँ पे तट नहीं था वहाँ पे वन कानून या चौकीदारी कानून इस तरह से उल्लंघन किया गया। जैसे कि एमपी में वन कानून का उल्लंघन कर दिया गया, गुजरात में चौकीदारी कानून का उल्लंघन किया गया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हम सरकार का बिना किसी नुकसान पहुंचाते हुए सरकार की जो नीतियां हैं उसका उल्लंघन करने का एक निर्णय था जनता के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व उसकी खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, ठीक है, जिसके सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमत गार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने यह पख्तून नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, ठीक है, इस बात को याद रखिए। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन मेरे ख्याल से ये 1927 ईस्वी में गठित करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, संभवतः 1927 ही है, ठीक है। ये लाल कुर्ती आंदोलन का स्थापना कब करते हैं, तो ये संभवतः 1927 के आसपास करते हैं। करके मणिपुर और नागालैंड में, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड में यदु नागा के नेतृत्व में जीआर लंग आंदोलन चलाया जाता है और बाद में गैंट डेलू, ठीक है, गैंट डेलू ने इसके नेतृत्व प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की ये उपाधि दी थी, ठीक है। जब यदु नागा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उनकी लड़की थी गैंडेलू, ठीक है, वो नेतृत्व प्रदान करती है इस आंदोलन को। 4 मई, ठीक है, ये पूछा गया है कि नेहरू जी किसको रानी की उपाधि देते हैं, तो रानी गैंडेलू को, ठीक है। उनको गिरफ्तार किया जाए, बाद में आज़ादी के बाद फिर उनको जेल से बाहर निकाला जाता है। फिर कि 4 मई की रात, ठीक है, 4 मई की रात गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। ये पूछा जाता है कि जब असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी को कहाँ पे भेजा गया था, किस जेल में, तो 4 मई की रात को, मतलब 4 मई 1930 ईस्वी को यरवदा जेल गांधी जी को भेज दिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है कि सरोजनी नायडू, अब देखिए जैसे गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो गांधी जी ने गिरफ्तारी के बाद जो है कि सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने धारसना महाराष्ट्र में नमक कारखाने पर धावा बोला, ठीक है। गांधी जी बोले थे जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाएंगे तो उसके बाद जो नेतृत्व संभालने का काम होगा वो इमाम साहब के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जैसे गांधी जी गिरफ्तार हुए तो जो नेतृत्व था, अगला नेतृत्व आपका इमाम साहब संभालेंगे। इमाम साहब और सरोजिनी नायडू मिलकर के महाराष्ट्र में धारसना नामक एक स्थान पर गोदाम था, नमक का गोदाम, उस पर ये लोग धावा बोलते हैं। पुलिस के अत्याचार को देख करके एक अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर, ठीक है, इसमें वेव मिलर था। नेविन्सन, जब सूरत का विभाजन होता है उस समय नेविन्सन था, ठीक है, जब सूरत का विभाजन हो रहा था 1907 में, तो वहाँ पे जो शामिल था नेविन्सन था, इस समय वेव मिलर था। जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए पत्रकारिता करते वो रसेल थे। करके मैंने इतना कष्टदायक, जो वेब मिलर लिखता क्या है कि मैंने इतना कष्टदायक और अत्याचार कभी नहीं देखा जो पुलिस ने किया था महिलाओं और बच्चों पर।
इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना, याद रखिएगा, बच्चों की वानर सेना कब स्थापित की जाती है? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और लड़कियों की मंजरी सेना गठित की जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, अब इसका हिस्ट्री में बताया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों आया था। ठीक है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 19 जनवरी 1931 ईस्वी को तो चलता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये जो साइमन कमीशन था उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था। ठीक है, जो साइमन कमीशन था उस पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था। भारत में 89 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, अब याद रखिएगा, उस समय जो राजा थे वहाँ के जॉर्ज पंचम थे, तथा अध्यक्षता जो है कि रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी। रैमजे मैकडोनल्ड वहाँ का उस समय प्रधानमंत्री था, ठीक, ब्रिटेन का। कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भाई जिसके लिए आप चर्चा कर रहे हैं, भारत की संवैधानिक सुधार करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्थान कांग्रेस उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है पूरी तरह से विफल घोषित कर दिया जाता है। फिर इसका अगला चरण 1931 में प्रारंभ होता है। अब इस गांधी जी को या कांग्रेस को राजी करने के लिए पूरी का पूरा जो जिम्मेदारी होता है, अब उस समय भारत का वायसराय इरविन के कंधे पर आ जाता है। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को प्रारंभ होता है। ठीक है, कारण कि इसे दिल्ली समझौता भी कहा गया। ठीक है, गांधी इरविन समझौते का जो अन्य नाम है दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आर जयकर, ठीक है, M.R. जयकर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, इनको याद रखिएगा सभी लोगों को। श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। एक बार और नाम सुनिए। ठीक है, M.R. जयकर के प्रयास से, तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से, और श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, इन लोगों के प्रयास से गांधी इरविन समझौता संपन्न होता है। कारण इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, ये इरविन की तरफ से समझौते मतलब प्रस्ताव दिया, इरविन की तरफ से गांधी जी को आश्वासन दिया गया कि इसके बाद जो है कि कांग्रेस कहा कि मैं स्थगन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दूंगी। इरविन कहता है कि ठीक है, नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा और कुछ और इसमें शामिल था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। ठीक है, कराची कांग्रेस में, ठीक है, जो कराची अधिवेशन होता है 1931 में, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता जो है कि वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली। ठीक है, एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो गांधी इरविन समझौता होता है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में और किसकी अध्यक्षता में इसको स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सोच सोच करके क्वेश्चन को बनाएंगे, पढ़ेंगे ना, तो ये लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में पड़ा रहेगा। ठीक है, आप अपने एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अन्य लोगों से पढ़त बना लेंगे। ठीक है, जो कराची अधिवेशन 1931 में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और इसी में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिल जाता है। ठीक है, अब इसी समझौते में भाग लेने के लिए गांधी जी जाते हैं। ठीक है, तो लोग गांधी जी का विरोध करते हैं। ठीक, गांधी जी का विरोध करते हैं, तो गांधी जी कहते क्या है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, यहीं पर गुस्सा होकर गांधी जी कहते हैं, क्योंकि गांधी इरविन समझौते से बहुत लोग खुश नहीं थे। ठीक है, बहुत लोग खुश नहीं थे। सरोजनी नायडू गांधी इरविन समझौता से खुश नहीं थे। ठीक है, उधर जो सविनय असहयोग आंदोलन चालू होता है तो उससे भी मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, ये लोग भी खुश नहीं थे। ठीक है, ये लोग भी छोड़ देते हैं असहयोग आंदोलन के समय, कांग्रेस से लोग छोड़ के हट जाते हैं लोग। सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को 2 महात्मा कहा। ठीक है, इरविन को 2 महात्मा कहा। ठीक है, गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा था। कौन? सरोजनी नायडू। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर के, ठीक है, पहला कब हुआ था? 12 नवंबर। ठीक है, याद रखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को। ठीक है, और दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक होता है। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, गांधी जी अपने सहयोगी के रूप में एक लोग को और ले जाना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ का जो वायसराय था, ठीक है, इंडिया का वायसराय, उसने मना कर दिया। ठीक है, आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन का नाम था। ठीक है, नहीं तो अभी मैं आगे बताता हूँ क्या नाम था जिनको गांधी जी ले जाना चाहते थे। गांधी जी जो कि SS राजपूताना, ठीक है,
जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहाँ पे जो 78, ठीक है, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहाँ से 89 भारतीयों ने भाग लिया था, ठीक है। कितने? 89 भारतीय भाग लिए थे। वो एस.एस. राजपूताना नामक जहाज से, सॉरी, एस.एस. राजपूताना नामक जहाज से उसमें शामिल होने जाते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, वायसराय ऑफ इंडिया, सॉरी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 लोग वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से जाते हैं। दूसरे में जो है कि एस.एस. राजपूताना नाम से लोग यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, ठीक है। लंदन गए करके इस दौरान गांधी जी लंदन में, ठीक है, ये पूछा गया है गांधी जी कहाँ पे शामिल थे, तो लंदन में रुके हुए थे, किंग्सले हॉल में प्रवास किए थे। करके यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण पूरी तरह से असफल हुआ। वास्तव में हुआ क्या था कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर जी, ठीक है, अम्बेडकर जी तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर जी और गांधी जी सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक मुद्दे पर, ठीक है, उसी में सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब आमने सामने हो गए और दोनों लोग एक दूसरे से उलझ गए, ठीक है। मतलब हुआ कि ये अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलितों को भी मुस्लिमों की तरह या अन्य ईसाइयों की तरह, एंग्लो इंडियन की तरह, इनके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट करते थे। इसी में दोनों लोगों में विवाद हो जाता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी को आधार बना करके असफल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब गांधी जी आते हैं तो फिर अब क्या करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी फिर प्रारंभ करते हैं 1932 से लेकर के 34 के बीच। दूसरा फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। भारत आकर के गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, उस समय भारत का वो था वायसराय था, वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने गांधी जी से मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। होने के कुछ ही घंटों के बाद गांधी जी नेहरू को, अब ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को, नेहरू को, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक। कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्थान घोषित कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को किस अधिवेशन को, किस आंदोलन को चलाने के कारण कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्थान घोषित कर दिया गया। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा फेज गांधी जी के द्वारा 1932 से 1934 में प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। जो दूसरा फेज था 4 जनवरी 1932 को प्रारंभ होता है और उसी में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। गांधी जी को, नेहरू को, खान अब्दुल गफ्फार खान और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आइए करके सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल पद्धति को दलितों को भी शामिल कर दिया गया, मतलब दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई सीट रिजर्व है एससी के लिए या एसटी ओबीसी के लिए, जैसे एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व है, ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूँ, आज का नहीं, ठीक है। तो अब पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये हो गया कि एसटी कैंडिडेट ही उस पर उठेगा, ठीक है। जो एसटी कैंडिडेट उस सीट पर उठेगा और वही वोट देगा, मतलब उस सिस्टम में उस सीट पे, ठीक है, उसको कोई अन्य वोट भी नहीं देगा। मतलब एसटी कैंडिडेट उठ रहा है और उसको वोट देने का अधिकार एसटी को ही होगा, ठीक है, अन्य सवर्ण वर्ग उसको वोट नहीं देगी। लेकिन आज एसटी सीट हो या ओबीसी सीट हो, ठीक है, अगर एसटी सीट है तो उस पर एक कंपल्सरी है तो एसटी उठेगा, लेकिन उस पर कौन कौन वोट देगा इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। उसको सवर्ण हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, सब कोई वोट दे सकता है उसके लिए। लेकिन इनके लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल थी, जिस कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व था, ठीक है, वही कैंडिडेट वोट देगा, वही कैंडिडेट उठेगा भी वो, मतलब उसी कम्युनिटी से। पुनः समझौता 1932 ईस्वी में होता है सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध जो है कि गांधी जी ने यरवदा जेल में, ठीक है, यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन शुरू किया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा गांधी जी कहाँ पे सबसे पहले भूख हड़ताल चालू करते हैं, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में भूख हड़ताल चालू करते हैं। और कहाँ पे आमरण अनशन, मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक भूखा रहेंगे, जब तक लोग मेरी बात न मान ले ब्रिटिश सरकार, ठीक है। इस तरह का जो प्रज्ञा लेते हैं गांधी जी, वो सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में लेते हैं। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयासों से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता
हुआ। ठीक है, अब इस समझौते में देखिए क्या क्या होता है। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं में, ठीक है, प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 71 की जगह, जो प्रांतीय विधान मंडल थे उस समय, उनमें 11 जगह प्रांतीय विधान मंडल थे। ठीक है, मात्र सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें थी, लेकिन जब इनके बीच नेहरू गांधी जी के बीच और अम्बेडकर के बीच एक पूना पैक्ट पर समझौता होता है, उसमें 71 को बढ़ा करके 147 सीटें आरक्षित कर दी गई दलितों के लिए। केंद्रीय विधानसभा में उस समय जो है कि 8% सीटें थी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में दलितों के लिए 8% सीटें थी, इसको बढ़ा करके 18% कर दिया जाता है पूना समझौता में। ठीक है, मतलब 71 से सीटें 147। ठीक है, ये कहीं कहीं आपको 148 दिखेगा। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको ये सीट 148 दिखेगी। ठीक है, ये 8% बढ़ा करके 18%, ये वाला सही है। ठीक है, ठीक है, प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दिए केंद्रीय विधान मंडल में। ठीक है, क्लियर हो गया फिगर आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 सितंबर दिसंबर 1932 ईस्वी को होता है। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट एक बार फिर याद कर लीजिए यहाँ पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रारंभ होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था आपका 7 सितंबर 1931 ईस्वी को प्रारंभ होता है। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। ठीक है, इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये जो गोलमेज सम्मेलन था तीसरा वाला, उसमें कुल मिलाकर के 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर जी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, इन लोगों के बारे में मैं पीछे आपसे चर्चा किया था करके। गांधी जी और हरिजन, ठीक है, देखिए गांधी जी और हरिजन उत्थान। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में हरिजन कल्याण हेतु एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। उन्होंने हरिजन नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, अगर पूछेगा हरिजन, ठीक है, तो हरिजन इंग्लिश में संपादन करते हैं गांधी जी, हरिजन बंधु कहेगा। ठीक है, हरिजन बंधु का जो हरिजन बंधु पत्र था वो आपका गुजराती में था। ठीक है, हरिजन के कल्याण के लिए था, ये गुजराती में था। ठीक है, अगर हरिजन सेवक पूछेगा, हरिजन सेवक, तो जो यह समाचार पत्र था आपका हिंदी में था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान रख करके आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप एक दो क्वेश्चन सबसे ऊपर लीड कर जाएंगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आप सबसे लोगों से आगे जाते हैं तो आप मेरिट में बहुत ऊपर निकल जाएंगे, तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 99% हो जाएगी। करके उन्होंने 7 नवंबर 1933 ईस्वी को वर्धा में हरिजन यात्रा प्रारंभ किया था। इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले किसी एग्जाम में कि गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी, मतलब गांधी जी हरिजन यात्रा कहाँ प्रारंभ करते हैं, तो गांधी जी की वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कब प्रारंभ करते हैं, तो 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर 1933 ईस्वी को वर्धा से हरिजन यात्रा। पहले तो अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि गांधी जी हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की। हरिजन यात्रा गांधी जी वर्धा से प्रारंभ करते हैं। अब वो सन कौन सा था, डेट कौन सा था, 7 नवंबर 1933 ईस्वी को गांधी जी ने हरिजन से वर्धा यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, सॉरी, वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो क्राउन किताब है ये लुसेंट से हट करके है। लुसेंट से हट करके, लुसेंट में आपको चीज़ें इतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं दी रहेंगी, इंटरलिंकिंग नहीं रहता है, इसलिए वो आपको याद करने में बहुत कठिन होता है। देखिए, लुसेंट भी कम मत ताकिएगा, उसको भी आप पढ़िएगा। इसके बाद से अब हम प्रयास करेंगे नोट्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत डिटेल नहीं है ना। जब नोट्स पढ़ेंगे मेरे साथ तब उसमें चीज़ें डिस्कस करने में मज़ा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें फैक्ट वगैरह और कंसेप्ट इस हिसाब से डिस्कस होगा कि आप मेंस लेवल पे लिखने के सक्षम हो जाएंगे। करके भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में थोड़ा सा देखिए। करके इस अधिनियम में भारत में संघात्मक सरकार, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में एक संघात्मक सरकार, ठीक है, संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसमें भारत में एक संघात्मक सरकार की व्यवस्था की जाती है 1935 में। संघात्मक सरकार मतलब उस सरकार को कहते हैं जहाँ पे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो। ठीक है,
करके इस अधिनियम में अंग्रेज के द्वारा भारत में लागू किया गया एक अंतिम संवैधानिक प्रयास था। मतलब अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतिम संवैधानिक प्रयास 1935 का अधिनियम है। करके प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 ईस्वी में होता है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में एक प्रांतीय चुनाव होता है। कांग्रेस को 5 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत मिल जाता है। वो 5 प्रांत कौन कौन से हैं? बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में, ठीक है, मध्य प्रांत में एवं संयुक्त प्रांत में। मतलब बिहार से सटा हुआ उड़ीसा, ठीक है, उसी में सटा हुआ था। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, ठीक है, और एक संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस बम्बई, ठीक है, मतलब बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और वहाँ पर भी वो सरकार बना ली थी। केवल कांग्रेस को पंजाब, सिंध और बंगाल में सबसे बड़ा दल के रूप में नहीं उभरी थी। अब ध्यान रखिएगा कि 3 राज्य ऐसे थे जहाँ पे 3 प्रांत ऐसा था, पंजाब, सिंध और बंगाल, जहाँ पे कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाती है। नहीं तो 11 में से 8 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। 5 में तो उसके पास बहुमत था और 3 में जो बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम, बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर इनको सबसे बड़े दल के रूप में वहाँ की जनता ने चुनी थी। करके बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाते हैं। बंगाल में कौन कौन? मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी। 28 माह के शासन के बाद जो है कि अक्टूबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, ये 22 अक्टूबर था, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे देता है। तो मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर जी मिलकर के इस समय मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, जब कांग्रेस त्यागपत्र देती है। तो त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने, ठीक है, सॉरी ये 22 दिसंबर है, मैं अक्टूबर लिख रहा था, ये गलती है, सॉरी 22 दिसंबर स्लिप फैक्ट है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। करके इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर जी के साथ मिल करके 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, जो ये कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दिया था वो 22 अक्टूबर था। ठीक है, वो डेट 22 अक्टूबर को ही अपना त्यागपत्र देते हैं सारे मंत्रिमंडल, मतलब जो 8 राज्यों से मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों? किसके विरोध में? कि भारत से या कांग्रेस से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन, ठीक है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। आइए आगे बढ़िए। करके देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ, जब 1935 का अधिनियम आया तो उसमें देशी रियासतों के प्रति क्या थी, नीतियाँ क्या थी? भारत में छोटी बड़ी कुल 562 देशी रियासतें थी उस समय। ठीक है, 1935 में। करके 1906 ईस्वी के बाद ब्रिटिश शासन ने देशी नरेशों के प्रति अपनी अधीनस्थ सहयोग की नीति अपना ली थी। 1906 के बाद रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद था और सबसे छोटा रियासत जो कि भिलवाड़ी था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे बड़ा रियासत कौन सा है? हैदराबाद है। सबसे छोटा रियासत भिलवाड़ी है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय जो कि रियासत में प्रजामंडल या, ठीक है, या राज्यों की जनता के सम्मेलन की स्थापना हुआ था। ठीक है, प्रजामंडल या राज्यों में जनता के सम्मेलन की स्थापना किया गया था। 1927 में गठित बटलर समिति ने भारत के रियासतों और भारत सरकार के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। ये पूछा गया है कि बटलर समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो भारत में उस समय, मतलब आज़ादी से पहले, राज्यों और संघ राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए 1939 में एक अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किया जाता है। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, आइए अगले वाले लेक्चर में हम लोग भारत की स्वतंत्रता के समय लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आइए।